बाकी देखो। सर फिर हमसे सोना होता है एक घंटे सर इवनिंग लाइफ वेरी इम्पोर्टेंट। अरे सर फिर सोना है। हाँ सर रोज क्या करें? नहीं सर 6 बजे खेलने जाएंगे सर 7 बजे। अरे सर सर सोना ही बताइए सर वो एक 6:30 लाख सर 6:30 सर सोना में सर नींद आती है सर 1 घंटे की नींद आती है। सरोज की बात हम मानेंगे भाई। यस सर सही है सर 7 बजे खेलने जाएंगे। अरे सर फिर सर 1 घंटे की नींद जरूरी है। ठीक है, हमने तो 5 से 7:30 हाँ, सर, वो रखा सही- था, सही- वो सही था सही- क्योंकि 2.5 घंटे बैठने के लिए रिचार्ज हो जाते हैं आप यस लोग। यस सर एकदम 5 से 7:30 सही था, है ना? सर 5 से सही है सर क्या 5 से थोड़ा सा फ्रेश आप हो जाते हैं, हम भी आराम से सो जाते यस हैं। सर यस सर 4 से 5 सर 1 घंटे सर नींद बोलो सर ये सही है। सर ये ठीक है सर। सर ये सही है। ये चलो सही ठीक है। फिक्स करेंगे। है। ये अब सही आगे देखो नाउ ओके नाउ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सर 4 से है कि 5 से है? 4 से अरे सर कर देंगे। हाँ बोलो क्या? सर फिर नींद नहीं ले पाएंगे नहीं सर नहीं सर इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा ऑन बेसिस ऑफ बात ना करो इवोल्यूशन ऑफ हीट। ऑन बेसिस ऑफ बात ना करो ऑन बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ऑन बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ या रिमूवल ऑफ O2H2। तो इसके दो हैं, बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बेसिस पर इसके दो टाइप हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन भी ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हीट सप्लाई। 3 तरीके से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है थर्मोलिसिस, एक हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस, एक हो सकता है फोटोलिसिस। ऑन बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट ये 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो एंडोथर्मिक और एक है एक्सोथर्मिक। उष्माक्षेपी एंड उष्माशोषी 2 तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट 2 तरीके की हो सकती है, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरी हो सकती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के आधार पर इट कैन बी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये हो सकती है। नाउ अब आगे देखते हैं। कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसके कुछ एग्जांपल लिखो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन H2 plus Cl2 2HCl, ठीक है। अब देखो CaO plus CO2 CaCO3
CaO plus H2O, CaOH whole twice, H2 plus O2, प्लेटिनम की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। तो 2H2O, इसी तरीके से कार्बन का जलना भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और मैग्नीशियम का जल जाना भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कभी भी आपसे 6 कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल पूछे जाएंगे तो आपको ये बताना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सर ये जो H2O2 वाले हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। H2 और O2 प्लेटिनम की उपस्थिति में जुड़ जाते हैं, और इनको तोड़ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर इसको जोड़ना है तो 10 to the power 36 ईयर्स में ये काम होगा। हाँ, इसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में H2 और O2 है, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे। इतने साल लगे होंगे इन्हें जोड़ने में, या फिर इनके ऊपर बिजली चमके और एटमॉस्फेयर में N2O की उपस्थिति हो तो भी ये जुड़ सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। हाउएवर ये तुम्हें समझ में आया, ये एक इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, ये जुड़ना है। टूटता तो लिसिस होती, सही है। अब देखो आगे की बात करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से याद करिए। थर्मोलिसिस, थर्मोलिसिस में याद रखें कि CaCO3 को हीट दी जाएगी तो CaO प्लस CO2 बनेगा। ZnCO3 को हीट दी जाएगी तो ZnO प्लस CO2 बनेगा। FeSO4 जिंक कार्बोनेट, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, और FeSO4 को हीट दी जाएगी निष्का। FeSO4 का नाम बताओ, तुम दे जो हो, आप भी बोलो। फेरस सल्फेट को ऑक्साइड बनाने चमत्कारी, दैट इज सल्फेट। चलो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे सुनील, तो किसमें किसमें ब्रेक डाउन होगा, बोलो। 2Fe, SO2, SO3। कोई बात नहीं, आप बोलो हमको। सर 2Fe प्लस, हाँ लक्षित आप बोलो। सर Fe2O3 हाँ प्लस SO2 प्लस SO2। सही है। Fe2O3 प्लस SO2। सुनील लेट लर्नर मत बनो, जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसको प्रॉपर्ली बताओ, एग्जीक्यूट करना सीखो, ठीक है। अब आगे देखो, प्लेटिनम की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। इसके लिए क्या होना चाहिए, प्लेटिनम मेटल एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है और वो इस रिएक्शन को करा सकता है। अदरवाइज H2 और O2 को किसी बॉटल में रख दो तो कभी रिएक्ट नहीं करेगा। ये होगा तो सही है। आगे ये 3 थर्मोलिसिस की हैं। अब चौथी थर्मोलिसिस की रिएक्शन है लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, दैट इज PbNO3, और इसको हीट कर दिया जाए। फायर सडन क्या क्या बनेगा, तुम्हारे लिए पढ़ाया जा रहा है, एक बार पढ़ा दिया फिर से पूछ रहे हैं। ये चैप्टर ये लोग कर चुके हैं, मालूम है। एक ही क्लास खराब हो रही है तुम्हारे चक्कर में, तब भी तुम दूसरी बार में भी नहीं बता रहे। बोलो सरोज आप बताओ, देखो उससे सीखो वो कैसे बता रही, बेटा बोलो। करेक्ट, आप भी बोलो अदिति, जैसा सरोज ने बोला। PbO प्लस NO2। बढ़िया बता। अब जैसा तुमने देखा पाए, तुम्हारे बगल में बैठी एग्जाम्पल कैसा अच्छा बता रही, तो हर दूसरे दिन बीमारी पड़ जाती हो ना। इतनी बात हो गई, ठीक है। जब चीजें सिखाई जा रही तो तुमसे पूछोगे तो तुम कूड़ेदान में देखने लगती हो, कहाँ फेंक दिया। सजा के पेश करो जैसे लोग करते हैं, है ना। तो PbNO3 PbO, तो इससे क्या होगा। अब हमारे पास से करिए, यहाँ पर अंकुर कितने ऑक्सीजन है, पहले हम इसको बैलेंस करें। इस पे हम कुछ भी नहीं लगाते। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 6, पहले N को बैलेंस कर लिया, अब ऑक्सीजन को करो। 6 है, यहाँ पर टोटल करो जरा। 4 5 7, अब इसे 6 करो। इसमें O2 को हाफ से डिवाइड कर, इसको O2 को हाफ से डिवाइड And 2 से करके किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से।
तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2Pb NO3 2PbO प्लस 4NO2 और प्लस O2। ये 4 अगर आपसे पूछी जाएंगी तो ये थर्मोलिसिस की 4 रिएक्शन लिखनी है। सही है। अब देखो, अब हम करेंगे फोटोलिसिस। पहला है डिकम्पोजिशन। किसका डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस मार्बल पर अगर फ्लेम दे दो तो ये चूना बन जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या दे देंगे थोड़ी देर? फ्लेम, आग। इसके ऊपर भट्टी रख दो, यहाँ पर जो है बारात का खाना बनाओ, नीचे चूना हो जाएगा। सही है। तो अब समझ में आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट के बर्न होने से कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है जो कि चूना है, एक्टिव लाइन। जिंक कार्बोनेट तो अगर थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाए, तापीय अपघटन कर देने पर ये जिंक ऑक्साइड बन जाता है, जो बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है। इससे दांतों की फिलिंग की जाती है और साथ में CO2 गैस निकल जाती है। तो ये तुम्हें पता चल गया जिंक कार्बोनेट से बनता होगा। FeSO4, ग्रीन कलर के FeSO4 को हीट कर दिया जाए तो रस्ट बनता है, रेड ब्राउन रस्ट है। Fe2O3 क्या होता है? दैट इज रस्ट बन जाता है। तो अगर हम ग्रीन कलर के तो देखा जाए तो इसी कलर का होता है, ऐसा कुछ होता होगा। फेरस सल्फेट कैसा होता होगा? इस तरीके का। इसको अगर हम करेंगे तो ये Fe2O3, ये जंग का पाउडर है, लगता है ना आयरन। तो इसको गर्म करने से बन जाता है FeSO4। ठीक है, जैसा निष्ठा ने बताया FeSO4 फेरस सल्फेट से क्या बन जाता है? निष्ठा क्या है? बोलो नाम बताइए ना, नाम बताओ। क्योंकि इसकी 3 की वैलेंसी है। ठीक है, उसके हिसाब से काम। अब आगे देखो, इसी तरीके से लेड नाइट्रेट का अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करें तो क्या क्या मिलता है? लेड नाइट्रेट का PbO प्लस NO2 प्लस O2। NO2 प्लस O2। NO2 का कलर क्या है इस गैस का? NO2 का कलर बताओ। अगर हाँ बोलो, रेड ब्राउन। उसमें तुमने टेस्ट में देखी थी जो दिखाया गया था, तो ब्राउन कलर की गैस निकलती है। और साथ में जो पीछे बच जाता है रेसिड्यू जलाने के बाद, वो किस कलर का होता है? हाँ बोलो। सही। चलो अब हम बात करेंगे फोटोलिसिस की। फोटोलिसिस में अगर AgBr को हीट कर दिया जाए, क्या करेंगे? अगर हम हीट कर देंगे तो ये वाइट कलर का होता है। इसको हम सनलाइट में करेंगे। क्या करेंगे? सनलाइट में, हीट नहीं करेंगे। फोटोलिसिस देखेंगे तो क्या चीज होगी? फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। देखो अगर हम कैसे करें, ये देखो थोड़ा सा पाउडर ले रहे हैं और उसको क्या किया? सनलाइट में रख दिया। इसी पाउडर को हम करेंगे आगे तो क्या होगा बोलो? Ag बनेगा जो ब्लैक कलर का होगा। अभी इनका कैसा पाउडर दिख रहा है बोलो? व्हाइट है, ये सिल्वर ब्रोमाइड, ये ग्रे कलर का हो जाएगा। और साथ में ब्रोमीन Br2 वेपर सूट जाएगा। इस तरीके से इसका क्या हो रहा है श्रेया? सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर में बदल जाएगा और साथ ही साथ Br2 के वेपर्स निकल जाएंगे। वैसे ही लिक्विड होता है लेकिन हीट की वजह से वेपर निकल जाएंगे। ऐसा ही AgCl के साथ भी करिए तो उसमें भी 2Ag बनेगा और साथ में Cl2। तो ये येलो कलर की गैस है, लाइट येलो कलर की।
और ये रेड वेपर बनेगा। लिक्विड होता है लेकिन वेपराइज हो जाएगा इस तरीके से। ये ग्रे कलर है और ये कैसा है? जब केस स्टडी होगी तो ठीक है, केस स्टडी अगर होगी तो ये कलर पूछे जाते हैं, ऐसा है कि नहीं? अब आगे की बात देखो, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाए, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से होती है, अगर मान लीजिए एक बर्तन में हमने क्या किया, एक पॉजिटिव है और एक क्या कर लिया, नेगेटिव कर लिया, इसी में इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखो वाटर में और ये वाटर भर दीजिए, तो इसमें H+ आयन होगा और क्या होगा, OH आयन होगा। नीचे इसको सेल में लगा लो, ये माइनस और ये प्लस, और क्या होगा, जहाँ H+ आयन जाए उसे क्या कहते हैं, H+ आयन कहाँ जाएंगे, निगेटिव पे, तो इसे कैथोड कहेंगे। और जहाँ OH आयन जाए, OH आयन माइनस के होते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। तो हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड एट एनोड। तो H2O की अगर इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो क्या होगा, दैट इज 2H2 और प्लस O2, ये एट कैथोड होगा और एट एनोड। फ्रॉम दिस रिएक्शन इट इज क्लियर दैट हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इज डबल इन अमाउंट देन द, कौन सी गैस कलेक्टेड, O2। तो यहाँ H2 ज़्यादा है, इस रिएक्शन से क्लियर है क्योंकि डबल वॉल्यूम। अब देखो अब आगे की रिएक्शन समझे। हाँ, एक फ्लो चार्ट ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। दूसरा, राइट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फाइव रिएक्शन कितना, 6 दे दी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, that is 4 plus 2 plus 1, 4 plus 2 plus 1 ये लिखनी है। इतना काम करो फिर आगे बढ़ेंगे। All the complexity. मतलब ये तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स। ये सब पहले का किया हुआ, ये हमें फिर लिखना पड़ा है।
कुछ लोगों के लिए डुप्लीकेसी करनी पड़ती है। ये 6 है तो 6 यहाँ 1 4 और 2 7 हो गया टोटल ऑक्सीजन। तो हमने पहले नाइट्रोजन को बैलेंस किया, 2 है तो यहाँ 2 कर दिया। अब तुम इसे इस 6 को यहाँ 6 कैसे करोगे? इस पे हाफ लगा दोगे, 6 हो गए। अब लेकिन हाफ हो नहीं सकता, फिर 2 करना पड़ेगा। चलिए अब उसको करिए 10 मिनट में, फिर आगे बढ़े। आगे देखिए, नाउ अगर मान लो, ठीक है, मैंने क्या किया कि जिंक ले लिया और CuSO4 ले लिया। जिंक की रॉड को अगर मैंने क्या किया, दैट इज दिस इज रॉड ऑफ जिंक। ये कैसी रॉड है? जिंक की रॉड है। और इसको मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, दिस इज कॉपर सल्फेट, और उसमें डाल दिया। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास ये है, दैट इज वाटर दिया हुआ, ठीक है, और हम इसमें क्या डाल दें, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल दें। अभी हो जाएगा, नहीं तो फिर कल तक हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा। टाइम लगता है, तुरंत नहीं होता है। तो मैंने इसको डाल दिया है एंड मिक्स कर दिया स्पैटुला से। आफ्टर दैट मैं इसको डिप कर दूंगा। बाकी वीडियो में देखिए, ये देखो, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, दैट इज नीला थोथा। इसका क्या नाम है? ब्लू विट्रॉल। ये थोड़ा पॉइजनस होता है कॉपर सल्फेट। जब हम लोग गम या लई बनाते हैं ना, तो बुक बाइंडर इसको यूज करते हैं, जिससे चूहे अगर किताबों को खाएं तो वो मर जाए। इसी बात को, इसी को थोथा भी कहते हैं, या नीला थोथा। ठीक है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीरदास जी ने इसी के बारे में बात की। ठीक है, अब देखो, इसको मैंने डाल दिया। अब ये जो होने वाला, इसको हम पढ़ें। हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड डाली है। यदि जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है? अब आगे देखो, दिस इज कॉपर सल्फेट को डाल दिया, तो इसमें कॉपर आयन, जैसे ही वाटर में डालेंगे तो कैटायन एनायन अलग हो जाते हैं, अलग हो गए। अच्छा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक क्या है? जिंक इज मोर रिएक्टिव। इसका मतलब क्या है? देन कॉपर। हर्षिता, इसका मतलब बताओ। करेक्ट। जैसा हर्षिता कह रही हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल is decided by its tendency to donate electron। तो जो मेटल जितना अच्छा डोनेट करेगा वही उतना अच्छा क्या होगा? रिएक्टिव होगा। तो जिंक क्या है? तो टेंडेंसी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, अगर जितना अच्छा है फॉर मेटल, इज कंसीडर्ड इट्स एक्टिविटी। उसे क्या माना जाएगा? Considered its activeness. If a metal is better donor of electron, then it is more active. अगर वो अच्छा देने वाला मेटल है तो ही अच्छा वो क्या होगा? एक्टिव है। If a metal is better donor, ज़्यादा अच्छा देगा, then it is more active। तो इस बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि जिंक ज़्यादा अच्छे तरीके से देता है। जिंक क्या करता है? कॉपर से अच्छा डोनेशन करने वाला। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? रिएक्टिविटी किस बात पे की जाती है बताइए कि कौन अच्छा
डोनर है। अगर हम देखें तो ग्रुप 1 वाले सबसे अच्छे डोनर है। ग्रुप 1 में कौन कौन आ रहा है बताओ? दैट इज लीना के रब CS पर, लीना के रब CS पर। हाँ वो तो बताएंगे, अभी नॉन मेटल को बताएंगे। लीना के रब और CS पर पहला ग्रुप देखो, इन सब की लीना के रब CS पर है। पहली लाइन पढ़ो, ये मोनोवेलेंट कैटायन है, इनमें क्या होगा? +1 कैटायन, एक देना होता है, ये सबसे तेजी से देते हैं। और ये मोस्ट, इनको क्या कहते हैं? मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये इतने रिएक्टिव हैं कि इनके बारे में एक सेकंड चैप्टर बना दिया गया है, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। अब जरा देखें, दैट इज, यहाँ देखिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स। तो अब हम देखेंगे अगर एल्कली मेटल्स है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कितने रिएक्ट हैं, जरा देखो। तो सबसे पहले हम नाइट ऑफ ठीक है, पहले हम लीना की देखेंगे, पहले लिथियम की देखेंगे, फिर सोडियम। पानी में डालते क्या लग गया बता? कितना रिएक्टिव? फिर से देखो, कहने का मतलब है जब मैंने लिथियम को किसमें डाला? H2O में। तो इसने Li ने क्या किया होगा? LiOH। अभी हमने आपको बताया कि इस पे एक प्लस है तो, और OH तो तुम लोग जानते हो एक माइनस होता है। तो इसने लिथियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और क्या निकाला? हाइड्रोजन गैस। क्या निकाला होगा? हाइड्रोजन गैस। तो दैट इज, इतनी हीट निकली, टेक नहीं लगा, तुम पूरे समय टेक ही लगा के बैठती हो। इतनी हीट निकली कि उसने हाइड्रोजन को जला दिया। ये जलने का कार्यक्रम दिखाया। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में क्या निकल रहा है? दैट इज H+ हट गया। ये फिर से समझो, जब हमने लिथियम को डाला, किसमें डाला बोलो? लिथियम का एक चंक पानी में डाला और ये H+ और OH- है और यहाँ किसको डाल दिया? लिथियम को। अच्छा, लिथियम का किसी को ये पता है कि जो लिथियम होता है वो होता है 2,1। इसकी 1 की टेंडेंसी होती है देने की। कहता है मैं तो डुप्लेट पूरा करूंगा, 1 को भगा देता है, घर के बाहर कूड़ेदान में रख देता है, ये चला लो कोई भी ले जाए। अब इसकी देने की टेंडेंसी है। तो यहाँ पर पहले क्या था? हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था क्योंकि उसके ऊपर हाइड्रोजन है। तो उसने कहा तुम क्यों दे रहे हो? जब मैं हूँ मैं दूंगा, तुम हटो यहाँ से, तुम अपना इलेक्ट्रॉन वापस लो और H2 बन के निकलो। इससे वापस कहता है कि तुम ले लो। अगर राजा के होते हुए उसका सामंत भिखारी को भिक्षा दे तो क्या राजा को शोभा देगा? उसके यहाँ का जो है सामंत अपना माला तोड़ के दे दे रंग को, तो अच्छा लगेगा? राजा कहेगा मैं माला तोड़ के दूंगा। कहेगा तो व्हेन आई एम ए बेटर डोनर देन व्हाट आर यू डूइंग हियर? यू जस्ट डिस्प्लेस्ड। तुम यहाँ से निकल जाओ। तुमने जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसे वापस लेके H बनाओ और 2 H मिलके मॉलिक्यूल H2 बना लो, निकलो यहाँ से। बोलो बात समझ में आई? फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है जिक यहाँ क्या कह रहा है? मैं अच्छा डोनर हूँ। क्या बोल रहा है बताओ? मैं अच्छा डोनर हूँ, आई एम बेटर डोनर, इसीलिए एक्टिव हूँ। और एक्टिव लिखा है कि नहीं? और जब मैं अच्छा, इतना रिएक्टिव है कि ये यहीं इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है। अच्छा, इनमें साझा हुआ है, किसने 2 दिया, इसने लिया, ये दे करके उतर गया। और बोलो क्या बन के उतरा? भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो Zn2+ बनेगा। अब जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो उससे बोला कॉपर से जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, जाओ डिपॉजिट हो जाए। वही यहाँ हो रहा है। इसका जिंक उतर गया है। अब इलेक्ट्रॉन किसमें छोड़ के उतरा है? रॉड में। उसकी इतनी अर्ज है कि नहीं मुझे तो देना ही देना है, जबकि वहाँ पहले से डोनर मौजूद हैं। उसने कहा नहीं हम देंगे। इलेक्ट्रॉन छोड़ के उतर गया। और फिर जब इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे उनको कोई लेगा नहीं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मजबूरी में कॉपर जाके उसे एक्सेप्ट करके डिपॉजिट होगा। तो जब इससे जिंक उतरने लगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के उतरने लगे क्योंकि उसकी ज़्यादा टेंडेंसी है देने की, तो फिर सरोज क्या होगा? बोलो, सरोज टेक ना लगा वहाँ का। हाँ, अब देखो फिर इसके बाद जो कॉपर होंगे वो क्या होंगे?
4 ब्रेन की कैपेसिटी आधी हो जाती है, जाके यूट्यूब में इसमें गूगल में चेक कर लें, ठीक है, चिन पे हाथ लगाने। ये और ये इसमें चलेगा कि नहीं, बोलो बात समझ आई कि नहीं। अब इससे क्या हुआ, जो सोल्यूशन था उसमें तुमने जिंक लिया, और सोल्यूशन किसका था बोलो, कॉपर सल्फेट का। जिंक में और ये बाद में क्या हो गया, सोल्यूशन में जिंक सारा उतर आया, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के उतर आया, और अब सल्फेट है और इसके ऊपर कौन डिपॉजिट हो गया, कॉपर। इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ा था तो Cu ने क्या किया, यहाँ पर जाके फिर से समझो, तो सोल्यूशन अब किसका बन गया बोलो, और Cu अलग हो गया। कहने का मतलब है when a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution, then such kind of reaction is called single displacement reaction। फिर से सुनो, when a more reactive metal, जैसे अभी तुमने देखा कि लिथियम से आग लग गई, लिथियम सोडियम इन सबसे देखो क्या होता है बताइए। अब सोडियम देखो उससे भी आग लग गई, सोडियम से आग लग गई। फर्स्ट ग्रुप सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और उससे आगे देखो सोडियम का, यही पानी में डाल दें, देखो कितनी तेजी से सोडियम का दिखाना है। अब पानी में बड़ा टुकड़ा डाल दिया तो वहां भी आग लग गई कि नहीं सोडियम से। सोडियम हमारे पास भी रखा हुआ है, पिछली बार हम लोगों ने किया तो ये पूरा जल गया था, तो ये फिर से निकला, आग डालते ही आग लग जाती, ठीक है। अब आगे देखो पोटेशियम का, देखो ये उससे ज्यादा, जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा रिएक्टिव। देखो रुबीडियम और ज्यादा रिएक्टिव, इसमें तो प्लास्टिक तोड़ दिया। अगला देखो सीरियम, देखो उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन आगे है, फ्रांसियम को देखो, फाइनली फ्रांसियम। अगर फ्रांसियम को तुम पानी में डालोगे तो क्या होगा, नाउ देखो सामने शिप है और उसको देखो कितना तेज ब्लास्ट कर रहा है, शिप के कंपैरिजन में देखो न्यूक्लियर ब्लास्ट है, न्यूक्लियर टाइप लग रहा है कि नहीं। तो बड़ी तो एक्चुअली न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना तो यूएसए में, उसका है नहीं तो मतलब ये इसका दिखाया गया स्पेकुलेशन कि हाउ मच विगरस इट इज, समझ में आया बात। तो अब आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या समझा बताइए, व्हेन अ मोर एक्टिव, क्या होता है बताइए, व्हेन अ मोर एक्टिव मेटल displaces less active metal, less reactive भी लिख सकते हो तो metal भी लिख सकते हो, from its salt solution, उसके salt solution से इसे displace कर दे and makes its own salt solution, और क्या बना दे बोलो, makes its own salt solution, then it is called, इसे क्या कहा जाएगा, displacement reaction। इसको displacement reaction। दो लोग जाया करो एक साथ, चार मत जाओ, दो आ जाओ वापस। एक गिलास पकड़ेगा, एक पानी पिएगा, फिर बाकी दो क्या करेंगे, आ जाओ दो। हाँ वो पेरेंट्स आए फिर वो बोलते हैं यार वाई दे आर मेकिंग मेस, तो अच्छा नहीं लगता, किसी के पेरेंट्स भी आते हैं तो फिर दो बच्चे तो ठीक है, एक साथ ग्रुप नहीं लगाना। हाँ बोलिए क्या कहना, तो कुछ नहीं होगा। अब आगे देखो, हाँ सॉल्ट को, ये सब सॉल्ट रखे हैं और उसको पानी में डाल दिया, अब ये सॉल्ट सोल्यूशन बन गया। These are salts। देखो फिर से समझो इस चीज को, बड़ी बात पूछी इन्होंने। ये मोनिका क्या कह रही हैं, मोनिका कह रही हैं when metal cation and
any form, ठीक है, combines with any anion, then it forms salt, and when this salt is added to water, then it is called salt solution. ठीक है, so it is under the reference of Monica. ने क्या बात बताई, फिर से समझो कि अगर NaCl क्या है बोलो, मेटल कैटायन, यहाँ क्या है, मेटल कैटायन, और ये क्या है, एनायन. तो जब मेटल कैटायन किसी एनायन के साथ मिलता है, कौन से एनायन होने चाहिए, एनायन होना चाहिए Cl, SO4, और क्या होना चाहिए, Br-, F-, I-, ये सब होगा, यही हो सकता है. और क्या हो सकता है, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, फॉस्फेट. सॉल्ट की डेफिनेशन देखिए, सॉल्ट का क्या मतलब है हर्षिता, कि अब तीन अलग अलग चीजें हैं, मेटल कैटायन और एनायन में इन सबका होना चाहिए. और अगर मान लो मैं इसकी जगह H+ ले लूं और Cl-, तब सॉल्ट नहीं है, तब ये एसिड है. Na हो जाए, Mg हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेटल कैटायन होना चाहिए. मेटल के कैटायन बहुत सारे हैं, कौन से बताओ, पूरी लिस्ट आपको दे दी है, Fe3+, और क्या हो सकता है, Na+, K+, Mg2+, कुछ भी हो सकता है, ऐसे Pb हो सकता है. ये बात तुम्हें समझ में आ गई, जितने भी 91 मेटल्स हैं उनमें से किसी का भी कैटायन हो जाए, ये होगा मेटल कैटायन. वैसे भी कॉमन सॉल्ट है, तो नाम ही इसका सॉल्ट है. तो मेटल कैटायन एंड एनी ऑफ द एनायन, अगर उसकी जगह तुमने H+ ले लिया तब क्या होगा, अगला चैप्टर, दैट इज एसिड. अगर Cl की जगह तुमने OH ले लिया तो क्या होगा, अगला चैप्टर, दैट इज बेस. बदल गई चीज. जब तक तुम मेटल कैटायन एंड एनी ऑफ दीज एनायन लोगे तो वो बड़े आराम से, उसको रोज का ही यही हाल है. आज भी फिर लगा के बढ़िया लेट बैठी है, उसका रोज का, आप उसका देख लो ना पोस्चर, तो लगे कि जबरदस्ती आ गई. आप देखो NaOH, अब ये क्या है, दैट इज बेस, ठीक है, और एसिड हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया बताइए, सॉल्ट. ठीक है, तो सॉल्ट क्या होता है, मेटल कैटायन और जो भी है नॉन मेटल एनायन होना चाहिए. अगर उसकी जगह एनायन की जगह OH आ जाए तो बेस, और मेटल की जगह H+ आ जाए तो एसिड. इतनी बात हो गई. एंड इफ दिस सॉल्ट इज एडेड टू, सॉल्ट को किस में ऐड कर दिया जाए, इफ इट इज एडेड टू वाटर, देन इट इज कॉल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन. सही है. चलो अब हम कुछ बातें करते हैं. इतनी बात तुमको पता चल गई है ना. अब हमारे पास Na+, K+, Mg2+, Ca2+, ठीक है, और देखिए ये सारी चीजें हैं, Ca2+, Zn2+, और इसी तरीके से Ag+ और Ba2+, ये सब चीजें जो कि हैं, कुछ कॉमन चीजें हैं, और साथ में Fe2+ है और Cu का भी 2+. और यहाँ देखो Cl-, Br-, SO4-, 2-, कार्बोनेट 2-, दैट इज HCO3, बाइकार्बोनेट आयन. ये सभी चीजें हैं. और इसके बाद ठीक है, PO4 3-, ये सब. और कौन सा है, नाइट्रेट. अब देखो now मोनिका 5 नाइट्रेट साल्ट्स के नाम बताओ. किसी से भी बनाओ, नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट है, इससे बनाओ, सबसे बनाओ, और मुझे बस फार्मूले बताते जाओ 5 के. किसी का भी बनाओ, बोलो, बताइए. बड़ी देर लगा. हाँ बोलो, 5 नाइट्रेट बोलो. बार्गेनिंग करने लगती हो, कुछ भी पूछो. हाँ बोलो.
KNO3, MgNO3 MgNO3 whole twice, AgNO3 AgNO3, CA। बस इतनी सी बात पूछी थी, आप तो बार्गेनिंग करने लग गए। सही है, चलो अब 5 क्लोराइड के साथ बोलो। 5 तुमने किसके बताए बोलो? नाइट्रेट के बताए। अब 5 क्लोराइड सुनील बताइए। NaCl, हाँ, KCl, NaCl, KCl, MgCl2, MgCl2, CaCl2, CaCl2, ZnCl2, ZnCl2। ठीक है, अब 5 सल्फेट सॉल्ट ज्योत्सना। आप कोई बात नहीं, आपसे इतना प्रेशर नहीं देंगे। हाँ श्रेया आप बताओ। कोई बात, लक्षिता। अब Na2SO4 दिमाग लगाना ही नहीं, जैसे मना किया गया हो। अब Na है और सल्फेट है, उसका 2 यहाँ लगाने में भी दिक्कत है। कोई होता है कि चलो 2 है तो यहाँ 2 लगा दें, इसका 1 लगा दें, उतना भी दिमाग नहीं लगाना है, जबकि 3 दिन से पढ़ाया जा रहा है। 3 से ही तो पढ़ाना, 9th में भी पढ़ा, चलो 9th में नहीं पढ़ा, अब तो 10th में तो पढ़ा, 3 चैप्टर इस पर है, तो सिंपली कुछ भी बोल रही है। चलो आप बोलो आगे। K2SO4 जो इसकी वैलेंसी है वो इसमें लगती है, इसकी इसमें। ये तो सिंपली बताया गया कि नहीं तुमको, तो गलती क्यों करती हो? बोलो। MgSO4 और CaSO4, ZnSO4। नाउ निष्का 5 फॉस्फेट सॉल्ट बताओ। N बोलो, इनका तो चलेगा ही नहीं। हाँ बोलो हर्षिता। वो सल्फेट का ही है। K3PO4। अच्छा बता रही हो। CA तो बहुत अच्छा बता रही हो। ZN3PO4 whole twice। इतनी बात हो गई। नाउ पूजा 5 कार्बोनेट सॉल्ट बोलो। Na2CO3 और बोलो। और बोलो। MgCO3 और बोलिए। AgCO3 Ag2CO3 Ag2CO3 और बोलो। CA हाँ बोलो। CO3 CaCO3। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब वंदना 5 बाइकार्बोनेट सॉल्ट। Na3HCO टैलेंटेड नहीं NaHCO Na कुछ भी बोलो, बताओ तो लिख देना। इंद्रजीत बोलो। आयुषी बोलो। अब तुम कई बार में बोल रहे हो, कोई ना कोई तो सही होगा ही। 4 तरीके से बता दी हैं। KHCO3 that is potassium bicarbonate। MgHCO3 whole twice और बोलो। CaHCO3 whole twice। AgHCO3। अब तुमको ये बात पता चल गई कि सॉल्ट कैसे बनते हैं। सॉल्ट सही तरह के लिखी हुई है, ठीक है। अब वो सॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 5 हाइड्रोक्साइड्स के नाम बताने हैं। ज्योत्सना आपको एक बार और मौका दिया जाता है। 5 हाइड्रोक्साइड के नाम बताओ। निकिता आप बताओ। NaOH और बोलो। और बोलो। वोल्ट वाइज बोला तो और बोलो। वोल्ट वाइज ठीक से बोलो, पूरा बोलो ना। और बोलो।
इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अभी थोड़ी देर में दिखाएं आपको, सभी शॉर्ट समझ में आ गए ना? ये अभी अगले चैप्टर में आने वाले हैं, इसलिए पहले से थोड़ा बहुत इधर उधर का बता दे रहे हैं। चलिए अब आगे की बात देखिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका मतलब होता है व्हेन मोर एक्टिव एलिमेंट क्या करता हो, displaces less active element, तो उसे क्या कहेंगे? It is एक ही बात है, वो एक्टिविटी सीरीज है क्योंकि आगे चल के सब वही एक्टिव फ्रॉम इट्स शॉर्ट सॉल्यूशन एंड मेक्स इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन, देन तो इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम, ठीक है? अब देखो, अब आगे देखो, इतनी तो बात हो गई। अब आगे की बात देखिए कि सबसे इस तरीके से इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है कि सबसे ज्यादा, वैसे तो आपने देखा था लिथियम का भी देखा था पानी में डाल, तो लिख बा सरकाना मगअल मंजन कर पी कड कोनी सन पी धा कु आई तो पेह गाग बरतो पटकल ऑफ। देखिए ठीक है, अब देखो हम इसमें से कुछ के नाम समझते हैं और ये इसके निमोनिक्स है। निमोनिक्स का क्या मतलब है? दैट इज अगर कौन इसको डिस्प्लेस करेगा, बिल्कुल वर्ड पर बेस्ड है। लिखबा, देखो वहां पढ़ लो, लिखबा वही लिखना है, जो याद करोगे बस उसको लिख दो, आपकी सीरीज बन जाएगी रिएक्टिविटी सीरीज। लिखबा सरनाका, पढ़ो वहां पे, सरनाका मगअल, मगअल मंजन, वही चीज मगअल मंजन, सही है? कर पीकड कोनी सन पी धातु आई तो बेहदाग परतो पट्टलो। देखिए लिखबा, इसको निमोनिक्स कहते हैं, यानी याद करने का तरीका। लिखबा सरनाका मगअल मंजन, ये जो सीरीज है ये चैप्टर नंबर 3 में भी दी हुई है, थोड़ी इसकी दी हुई है और वो पेज नंबर किस पर है? पेज नंबर 45 पे है। कर पीकड कोनी सन पी हा तू आई तो पेह गाग परतो पटकल। अब जरा चेक करो, ये हमारी सीरीज है। कौन सी सीरीज है सरोज? दिस सीरीज इज रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो चीज जितनी ऊपर होगी वो उतनी रिएक्टिव होगी। द अपर मेटल्स आर रिएक्टिव देन द लोअर मेटल्स। मान लो जैसे लिखवा सरनाका,
मगअलमनजन करफीकट कोनिसन आइतो बेहदाग बर्तो पटकल और अब देखो जो अपर मेटल, इसके रूल्स हैं कुछ। अपर मेटल आर मोर रिएक्टिव देन लोअर मेटल। इसका मतलब क्या हुआ? लिथियम कैन डिस्प्लेस ऑल अदर मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि सब नीचे ही है, अपर वाला ज्यादा रिएक्टिव, तो लिथियम क्या कर सकता है? सब कुछ डिस्टेंस दे सकता है। लिथियम कैन डिस्प्लेस ऑल अदर मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर हम बात करें तो कुछ मेन ने मान लो सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, जिंक ले लिया, ठीक है, और इसी तरीके से कॉपर ले लिया और एक 5 नेम। तो इसका मतलब है सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और सोडियम से कम कौन है? Mg से कम कौन है? और जिंक से कम कौन है? और उससे कम कौन है? सही है। तो ये अगर देखा जाए तो मैं कुछ इसमें रिएक्शंस लिख रहा हूँ जो डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लोअर मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस द अपर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। लोअर, अपर वाला लोअर को कर सकता है लेकिन लोअर वाला नहीं कर सकता। दैट इज लोअर मेटल। मान लीजिए मैं कॉपर ले लूं, कॉपर की रॉड इसमें डाल देता, अभी मैंने जिंक की डाली है और जिंक दे रहा है सल्फेट को, तो तुमको क्या लगता है निष्ठा, क्या कि कॉपर उतर जाएगा? कहेगा नहीं हम देंगे तुम जाओ, उतनी उसकी टेंडेंसी ही नहीं है देने की, तो कॉपर वहीं रहेगा, वो रॉड वहीं रहेगी। जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में अगर कॉपर को डालोगे कुछ नहीं होगा। और जबकि जिंक को डाला था तब तुमने क्या देखा था? जिंक हैज ए अर्ज टू डोनेट। जिंक में इतनी ज्यादा टेंडेंसी थी कि वो अपने इलेक्ट्रॉनों को वहीं छोड़ दिया उसने और उतर गया सोल्यूशन में। 2 इलेक्ट्रॉन छूट जाएंगे तो 2+ चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? ये चीज होगी। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और इसमें कुछ नहीं होगा, ये उतर भी नहीं पाएगा, कोई रिएक्शन नहीं। और इसमें उतर गया Cu और SO4 2-। अब जरा देखो लोअर मेटल, जो लोअर मेटल है कैन नॉट डिस्प्लेस अपर मेटल। कुछ इसमें नॉन मेटल भी हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और साथ में बस यही है 4। हाइड्रोजन या मेटल की तरह काम कर रहे हैं, H+ कैटायन। हाइड्रोजन भी है लेकिन ये इसका रोल यहाँ पर H+ वाला, ठीक है। अभी चीजें देखेंगे कि चौथी चीज क्या है, मेटल ऊपर ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मेटल कहाँ रिएक्टिव है? ऊपर। और नॉन मेटल ज्योत्सना कहाँ रिएक्टिव है? बताइए। नॉन मेटल नीचे। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी से तुम क्या समझती हो? द नॉन मेटल विच हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जिसकी लेने की टेंडेंसी हो। तो ऐसा रंग आ जाए राजा के सामने, लेने की टेंडेंसी। जितना अच्छा लेने वाला वो अच्छा नॉन मेटल। तो सबसे अच्छे लेने वाले कौन माने जाते हैं? 17 ग्रुप। इनको एक ही चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो इट इज मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल 17 ग्रुप के, फूटे कुल्हड़ बराताई, FClBrI। समझ आई बात कि नहीं? और सबसे अच्छे देने वाले लीना केरब CS पर, दैट इज फर्स्ट ग्रुप वाले। अच्छे देने वाले ग्रुप 1 के और अच्छे लेने वाले, समझ आई? तो दैट मीन्स रिएक्टिविटी नॉन मेटल की किधर बढ़ती होगी? बोलिए। नॉन मेटल रिएक्टिविटी। अब देखो, लोअर द नॉन मेटल मोर रिएक्टिविटीज,
नॉन मेटल में नीचे जाओ तो वो क्या तुम बताओगी आयुषी ये ज्यादा रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव कि ये ज्यादा रिएक्टिव? लोअर होने पे ज्यादा रिएक्टिव। समझ आई बात कि नहीं? अगर तुम आई पे जाओगी तो आई के चारों तरफ 4 अलग अलग शेल्स हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको इतने इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, उसकी लेने की टेंडेंसी नहीं है। और एफ में अगली ही ऑर्बिट में ले लेता है, एफ में 9 होता है, कहता है इसी सेकंड में दो, तो उसके ऊपर रिपल्सन का इफेक्ट नहीं है, तुरंत एक्सेप्ट हो जाता है। और जितने सारे ऑर्बिट होंगे और आखिरी में कोई आएगा तो क्या एक्सेप्ट होगा? तो इसलिए सबसे अच्छा लेने वाला फ्लोरीन है। कौन है बोलो? तो सबसे अच्छा नॉन मेटल आयुषी तुम किसे कहोगे? बोलोगे ना? तो लिखो लोअर द नॉन मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज, नॉन मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज तो क्या होगा? मोर रिएक्टिव इट इज, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। इट विल डिस्प्लेस एनी नॉन मेटल एबव इट, कोई भी इसके ऊपर होगा, एनी नॉन मेटल एबव इट उसको डिस्प्लेस कर देगा। आगे देखिए, सबसे ज्यादा पायल सेरम एक्टिव मेटल कौन सा है और सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा है? कॉपरेट नहीं करती। ज्योत्सना आप बताओ सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? सही बताओ, तेज बोला करो थोड़ा। ऑरम बताया ना, इनका मतलब इनको इसका लैटिन नेम भी पता है, तेज ऑरम बता दिया। दैट मीन्स गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव। सही बात है कि नहीं? तो मोस्ट रिएक्टिव क्या बताया ज्योत्सना ने? लिथियम। और ऑरम को क्या बताया? लीस्ट रिएक्टिव। सही। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है अंकुरराज? ये सारी मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन है और लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? लिथियम। बहुत अच्छा बताते हैं। आप भी बोलो वंदना। देखो मैंने नॉन मेटल के बारे में पूछा, ये मेटल भी बता दिया। बोले कि हाँ कैलिफोर्निया में पर्याप्त गर्मी है। अच्छा बहुत बड़ी बात है, ये एक्स्ट्रा भी बता देते हैं, आप इनसे पूछो। सही है। तो अब जैसे मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? दैट इज लिथियम। लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? हाँ क्या बताया था ज्योत्सना? बहुत अच्छा, गोल्ड। और नहीं देखो यहाँ पे इन्होंने छांट दिए मेटल, और मेटल में जो सबसे नीचे था ज्योत्सना ने वो बताया। अच्छा मोस्ट रिएक्टिव निष्का, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल बताओ, और लीस्ट रिएक्टिव भी बताओ। बोलो। क्योंकि यही चाह रहे हैं, इन्हीं में सिर्फ नॉन मेटल में ही बात हो रही है। कौन? ये इन्होंने बोला सही। अब देखो ये क्या है, बोलो नॉन मेटल। अब फिर से समझो, निष्का ने कितनी अच्छी है कि कैरी फॉरवर्ड कितना जबरदस्त है। इनकी बात समझो। इन्होंने कहा कि सोडियम को मैंने किसमें डाला था? HOH में। तो सोडियम बोला मैं अच्छा देने वाला है, एच तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यहाँ से हटो, और मैं क्या बनाऊंगा? बोलो NaOH बनाऊंगा और तुम डिस्प्लेस हो जाओ। तो इसने इसको दे दिया, अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया और H2 निकल गया कि नहीं? यानी ये मेटल डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है। हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह काम ही नहीं कर रहा, हाइड्राइड की तरह। ये किसका काम कर रहा है? H+ कैटायन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये पहले ये दे रहा था फिर ये देने लग गया। तो इसलिए नॉन मेटल की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये भी अगले चैप्टर तक भी जाएगा, फिर तीसरे चैप्टर तक भी जाएगा। H+ को कैटायन मान, H- करके नहीं है, ये लेने वाले का इसका टेंडेंसी ही नहीं है। लेने वाले तुम्हारे क्लास 10th पे है ही नहीं, ये 11 से शुरू होगा। ठीक है, हाइड्राइड का। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसलिए
जब तुमसे मेटल की रिएक्टिविटी पूछी जाए और पूछा जाए Pb और H2 में, तो भी इनका कंपैरिजन होगा, क्योंकि ये दोनों कैटायन की तरह काम कर रहे हैं। ओके, तो आयोडीन कौन सा हुआ बोलो? सही है। अब जरा देखो, कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ प्रदीप शर्मा, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो। एलिमेंट इसकी लेस एक्टिवनेस हो, सुनील रिपीट करिए। when the more reactive element displaces less reactive element from the salt solution and form new salt solution, इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन। form its own salt solution, it is called displacement. सही है, चलो अब आगे की बात समझो कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, जिंक ले लिया और प्लस CuSO4, तो क्या होगा? जिंक ज्यादा रिएक्टिव, इससे तो जिंक अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा और साथ में क्या डिस्प्लेस हो जाएगा? कॉपर। कॉपर सल्फेट किस कलर का था बोलो? ब्लू। और जिंक सल्फेट कैसा होगा? कलरलेस। तो इस तरीके से ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। मोर, समझो इस बात को सरोज, मैं पहले बोलता हूँ फिर तुम बोलना। मोर रिएक्टिव जिंक displaces less reactive copper from its salt solution and makes colorless zinc sulfate. Repeat करो। More reactive displaces less reactive copper and makes copper colorless product from its salt solution. सही है, colorless. Now color of solution changes from blue to, कैसा चेंज हो जाता है? Blue to colorless। इस चीज को जरा देखो, that is, अब देखिए, displacement of copper from zinc। अब देखिए Displacement of copper from zinc. Students, Yeah. in today's experiment, we will be looking at सिल्वर सल्फेट का फार्मूला बताओ। हाँ बोलो। Ag2SO4. Ag2SO4, तो किसकी वैलेंसी इसमें इसकी उसमें चली गई? सही है। अब लक्षिता, क्या यहाँ इसमें कोई रिएक्शन होगी? ये अच्छा होता है। कह रही हैं कि नो सर होगी, मतलब इसका कहने का मतलब नो सर होगी, क्योंकि कॉपर ऊपर और सिल्वर नीचे है। बड़ी बात बताई मैंने, क्योंकि जब मोर रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस करेगा ही। सबसे कम रिएक्टिव सिल्वर है, तो क्या लिखेंगे बताइए? CuSO4 प्लस क्या बन गया? सुबह जी। सुनील, कलर ऑफ सोल्यूशन किससे किसमें चेंज हुआ? पहले क्या था और फिर बाद में क्या हुआ? कलरलेस से ब्लू, तो दैट इज कलरलेस से क्या हो गया? Blue. देखिए, नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर बाय कॉपर, इसको भी पढ़ें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर बाय कॉपर, Ag2SO4। ये देखो, ये रिएक्शन बहुत अच्छी है। इट इज सो टिटिलेटिंग, गुदगुदा देने वाली। फिर से देखो, कॉपर की स्ट्रिप डाली है और सिल्वर का सॉल्यूशन है। देखो Ag2SO4, धीरे धीरे सिल्वर इसमें आ गया और कॉपर उतर गया और सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया? ब्लू दिखा ना? सही है। फिर से देखो, सिल्वर ट्री बन जाता है, कॉपर का वायर है और सॉल्यूशन किसका डाल दिया? Ag2SO4 का। अभी ये बना है, धीरे धीरे करके 1 या 2 घंटे में सॉल्यूशन ब्लू होने लग गया, कॉपर सल्फेट बनने लग गया और सिल्वर देखो सारा सिल्वर वायर के ऊपर आ गया। समझ आ गई बात कि नहीं ना? तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी हो जाएगा, 1 दिन लगेगा, क्योंकि थोड़ा ठंडा कर वार्म तो चाहिए, तो यहाँ पे एसी में रखा इसलिए ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे इसमें कॉपर आ जाएगा। अब जरा देखिए कि ये तो बात आपने समझ ली। एक चीज और पूछी जाएगी सरोज आपसे, दैट इज
कि अगर मान लो, अब देखो, अगर F2 है और HCl है तो क्या होगा? ये F है, ये Cl है। बोलो, होगी रिएक्शन तो क्या बनेगा? ये करेक्ट बता रहे हैं, आप भी बताओ। ये ज्यादा अच्छा था। इन्होंने बताया, ये कहेगा क्लोरीन से, अरे हम तुमसे अच्छे भिखारी हैं, तुम कहाँ भीख ले रहे हो, हटो हम लेंगे। H तो डोनेट कर रहा है, मैं लूंगा। राजा अगर भीख देगा तो जो सबसे ज्यादा अच्छा लेने वाला वो कहेगा हटो तुम, हमें ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए H तो दे ही रहा है, H तो देता ही रहेगा, लेकिन लेने की बारी है तो उसने कहा मुझे दीजिए जनाब, आप मुझे दीजिए। उससे कहाँ दे रहे हैं, उसके घर में सब भरा पूरा, और Cl2 को किक ऑफ कर देगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ लेने की बात हो रही, दे तो H रहा ही है। पहले देने का कंपटीशन था और अब किसका कंपटीशन है? लेने का। तो दोनों लेने वाले हैं, दोनों नॉन मेटल है, लेकिन अच्छा कौन लेने वाला है? फ्लोरीन। सही है। तो इस तरीके से क्या लिखेंगे बोलो? कि फ्लोरीन बीइंग मोर रिएक्टिव, जब मैं यहाँ कह रहा हूँ तो गुड एक्सेप्टर, क्या एक्सेप्टर? नॉन मेटल है ना, तो वो एक क्या है? गुड एक्सेप्टर। ठीक है। डिस्प्लेसेस, आयुषी किसे डिस्प्लेस करेगा बोलो? सही है, डिस्प्लेसेस क्लोरीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स, और क्या करेगा? इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन, और खुद अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना देगा। बोलो, बात समझ आ गई? फिर से समझो। अब यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन है और यहाँ पर ये देखिए क्लोरीन है और HBr आ गया, तो इनका जो ग्रुप है वो ऐसे चलता है लेने वालों का। और आयोडाइड, फ्लोराइडाइन, क्लोराइडाइन, ब्रोमाइडाइन और आयोडाइडाइन सबसे अच्छा ये। तो क्लोरीन कहेगा मैं तुमसे अच्छा एक्सेप्टर हूँ, अब तुम कहाँ एक्सेप्ट करने के चक्कर में पड़ गए, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। हु इज बेटर डोनर ऑलवेज डोनेट्स, एंड हु इज बेटर एक्सेप्टर ऑलवेज एक्सेप्ट्स। समझ में आई बात कि नहीं? तो अगर हम देखें तो सबसे अच्छा डोनर दुनिया में, इसकी बात छोड़ो, लिथियम उतना है नहीं, सोडियम सबसे अच्छा डोनर है। ये अच्छा देने वाला और Cl अच्छा लेने वाला। क्लोरीन इतना है ही नहीं दुनिया में, क्लोरीन बहुत, इसलिए इनकी अच्छी बनती है। और दुनिया में सारे समुद्र में कितना ज़्यादा नमक, एक अच्छा देने वाला और एक अच्छा लेने वाला, और कितना अच्छा बॉन्ड है कि आप ये देख लीजिए कि इक्वेटर पर जो डेड सी है उसमें रोज 50,000 ट्रक नमक निकलते हैं, लेकिन अभी भी निकले तो ऐसा 10,000 सालों तक निकले तो भी खत्म। NaCl दुनिया में इतना ज़्यादा, तो समझ गए ना? तो अच्छी किनमें बनती है? अच्छे डोनर को ही देना चाहिए और अच्छे एक्सेप्टर को लेना चाहिए, तभी तो अच्छा बॉन्ड बनेगा। कोई दे रहा है, लेने वाला ही तैयार नहीं, तो क्या बनेगा? अब समझो। तो ऐसी स्थिति में क्या कहोगी आयुषी? क्लोरीन एक अच्छा लेने वाला है तो वो अलग खड़े हुए तो नहीं देखेगा, ब्रोमीन को हटा देखेगा, मैं लूंगा। H तो दे ही रहा है, तो बोलो क्या बनेगा मोनिका? यहाँ पे HCl बन जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा। सही है। तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड से क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो ये देखो, Cl2 इज बेटर, मोर एक्टिव, किससे ज्यादा एक्टिव है? देन ब्रोमीन, सो इट डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सारी बात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हुई है? अब क्वेश्चन देखो, दैट इज इन टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन। चलिए
चलो इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए। पेज नंबर 13। Why does the color of copper sulfate solution changes when iron nail is dipped in it? इसका लिख देना, आयरन नेल को हमने किसमें डिप कर दिया? तो FeSO4 प्लस U। आयरन बीन, ठीक है। Why does the solution of copper sulfate changes? पेज नंबर हमारे में 13 में, अब आपका अपना देख लेना। So, आयरन बीन, आयरन क्या है? More reactive than copper, so it displaces, इसको डिस्प्लेस कर देगा Cu from its salt solution and makes its own light green colored solution. This is example of single displacement reaction or displacement reaction. ये किसका एग्जाम्पल है? देखना लगाइए। So this is example of single सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे की बात देखो, एक्सरसाइज में भी आएंगे, एक्सरसाइजेज में भी इसके क्वेश्चन हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक्सरसाइज का। Why should a chemical reaction be balanced? Balanced chemical equation क्या होती है? If the number of atoms of different kind on each side on LHS and RHS are equal, then it is called balanced chemical equation. If the number of atoms of different element on LHS and RHS are same, then it is called, तो उसे क्या कहेंगे? It is called balanced केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अब जरा देखो, why a chemical reaction is needed to be balanced? अब जरा देखिए, मान लीजिए हमारे पास H2 है और H2 के साथ Cl2 की रिएक्शन हुई, तो ये आपस में टक्कर मारते हैं, हिटिंग, कोलिजन होता है। और कोलिजन और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो तो इनमें बन जाएगा बॉन्ड और ये बन जाएगा, तो हमारे पास अब नया क्या बनेगा? HCl। तो हिट की वजह से हुआ। पहले क्या था बोलो? पहले H2 था, लेकिन आपस में यहाँ इनकी बॉन्डिंग टूट गई और फिर क्या बन गया? HCl बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन इज मियरली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स को जैसे बिल्डिंग ब्लॉक नहीं होते, कभी घोड़ा बना लिया, कभी एरोप्लेन बना लिया, कभी ट्रेन बना लिया। इट इज मेरिली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। नो न्यू एटम इज क्रिएटेड और नो एटम इज डिस्ट्रॉयड। Hence the number of atoms on LHS and RHS should be same so that it is in accordance with law of conservation of mass। ये सब लिखना है, ठीक है इस चीज को। वास्तव में कोई भी रिएक्शन क्या है? सिर्फ ये व्यवस्थीकरण है, परमाणुओं का व्यवस्थीकरण है। इसमें न किसी नए परमाणु का सृजन होता है और न किसी पहले से उपस्थित परमाणु का विनाश होता है। और इसलिए हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ध्यान रखते हुए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लेना चाहिए। सो लेट अस राइट दिस, ठीक है।
तो ये पूछा गया व्हाई इट इज नीडेड टू बी बैलेंस। देखिए कि केमिकल रिएक्शन क्या है, इज मियरली, सिर्फ ये क्या है, अ रीअरेंजमेंट। जहां पर यहाँ देख लो H2 और Cl2 से क्या बन रहा है, 2HCl बन रहा है, तो सिर्फ यहाँ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, प्रीवियस बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, यही तो रीअरेंजमेंट होता है। प्रीवियस बॉन्ड्स आर ब्रोकन and new bonds are formed. In this process, no new atom is created or no pre-existing atoms are destroyed. सर ये फोर्थ आंसर में लिखना है कि ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। पूछा कि क्या होती है केमिकल इक्वेशन और इसे क्यों हमें बैलेंस करना चाहिए। सर ये क्या है? बोलो। सेकंड लाइन और केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स के बाद क्या है? प्रीवियस जो प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। देखो इनके बीच बॉन्ड टूट गया, इनके बीच बॉन्ड बन गया, इनमें टूटा और इनमें बना। बॉन्ड का ब्रेकिंग और मेकिंग होता है, सिर्फ यही तो रीअरेंजमेंट है। इसमें कोई एटम डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होता है। सो द केमिकल रिएक्शन इज टू बी बैलेंस्ड सो दैट इट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जब एटम बना ही नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो मास कैसे बदलेगा। सो केमिकल इक्वेशन इज टू बी बैलेंस्ड so that it is in accordance with law of conservation of mass। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि what does it mean by exothermic and endothermic reactions। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। पूछा गया है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, विस्तार में उत्तर दीजिए। Now, what is exothermic reaction and what is endothermic reaction? Reaction in which heat is released या energy is released। Reaction in which energy release हो जाए, किस फॉर्म में, in form of heat, light। जब फुलझड़ी छुड़ाते हैं दीपावली में तो मैग्नीशियम ही जलाते हैं और देखो कैसी लाइट निकलती है। और कभी कभी चूने को पानी में डाल दो तो देखा है कैसे पानी उबलने लगता है, हीट लाइट। और कभी कभी सेल को जब हम चलाते हैं तो उसमें भी तो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। ये सब इलेक्ट्रिकल रिएक्शन भी एक तरीके की एक्सोथर्मिक ही है। एंड इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जबकि इसमें एनर्जी इज एब्सॉर्ब। ठीक है, इसमें क्या होगा, एनर्जी इज एब्सॉर्ब इन फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। अच्छा, इसमें एनर्जी रिलीज हुई है जब बॉन्ड बनेंगे। देख लो ये पेन है और ये अर्थ है, ये पास में आ गया, ऐसा होने से साउंड निकला। जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, पास आ गया ना अट्रैक्शन है। और बॉन्ड को तोड़ना पड़े तो एनर्जी देनी पड़ेगी। हीट करो, गर्म होकर टूटे, तोड़ने में हमेशा देनी पड़ती है, तभी तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और पास आ गए, देखो पेन गिरा, आवाज आई तुम्हें, लाइट एनर्जी कभी भी पास आएगा, अट्रैक्शन में ही तो बॉन्ड बनते हैं। तो इसमें क्या होगा, इन
this the bonds are made, so this is a combination reaction. In this the bonds are broken, तभी तो हीट देनी पड़ी, सही है कि नहीं? देखो H2 को तोड़ा था, एनर्जी देनी पड़ी थी कि नहीं? तो इसमें क्या होगा? In this new bonds are made, और उसकी वजह से क्या होगा? So it is the type of combination reaction comes under heading. और इसमें क्या होगा? In this bonds are broken, तोड़ने पड़ेंगे. So it is energy taking process. बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होता है. So it is coming under decomposition. इसका एग्जाम्पल है दैट इज किसमें हीट निकलती हो तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो रेस्पिरेशन रिएक्शन. और जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसमें एनर्जी ली जा रही है, तो वो कैसा प्रोसेस हुआ बोलो? फोटोसिंथेसिस. वरना कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन के भी एग्जांपल दिए जा सकते हैं, वो सभी हैं. अदरवाइज हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है. इसमें ये भी कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक में शॉकिंग का टेम्परेचर बढ़ता है और उसका बढ़ता है. ये ठीक है. दैट मीन्स जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं ये इट इज ए नेचुरल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. हीट देना ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तोड़ना हर चीज, तुम प्योर आयरन रख दो Fe2O3 बन जाएगा. कॉम्बिनेशन दुनिया भर में हो रहा है. और जो प्योर मेटल बनाना फैक्ट्रियों में हो रहा है. रिफाइनिंग का काम फैक्ट्रियों में होता है. अब कॉम्बिनेशन अपने आप हो जाएगा. हीट का रिलीज बहुत आसान है. हम लोग भी वी आर गोइंग टू बी जेरेंटल एज, हम बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं. और नया बच्चा कैसे ऐसे कर रहा है, जो जितना ज़्यादा जीरो एनर्जी की ओर सफर है, और जो जितना अपने ओल्ड एज के करीब है उसने अपनी लगभग सारी एनर्जी कर दी, वो उतनी शांत अवस्था में. दैट इज RIP, रेस्ट इन पीस. और जो नया बच्चा है जिसके पास बहुत एनर्जी, वो ऐसे कर रहा है, बेचैन है एनर्जी देने के लिए. मोर अवे, ज़्यादा एनर्जी तो मोर बेचैन. जिसकी आधे घंटे की क्रिकेट की लाइफ होती, झींगुर की, वो करता है, कितनी तेजी से एनर्जी वो कर रहा है. और वही बुढ़ापे में आदमी लेटा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा. तो सब अपनी एनर्जी, दुनिया की ये टेंडेंसी है कि एनर्जी रिलीज की जाए. इट इज नेचुरल प्रोसेस, इट इज नॉट नेचुरल. एनर्जी रिलीज करना नेचुरल प्रोसेस, और एनर्जी रिसीव करना नॉट नेचुरल. बोलो बात समझ आई? ये नेचुरल प्रोसेस, ये हो रहा है सब जगह. चीज़ें कंबाइन हो रही, कोई चीज़ ऑक्साइड, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, अपने आप ही तो बन रहा है. सही है? तो क्या लिख सकते हैं बोलो? इट इज नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस, अपने आप होने वाला. और ये कैसा है बोलो? नॉन स्पॉन्टेनियस. अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10. पूछा जा रहा है व्हाई द रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो हमारे में C6H12O6, ये देखो, और हमने वाटर पिया और हमने ऑक्सीजन लिया. देखो, ग्लूकोज खाया, पानी पिया और सांस ली. जितना पानी पिया, 1 गिलास पानी पिया, डबल ग्लास यूरिन बनाया. ये कोई बॉडी 6 H2O लोगे, 12 H2O लोगे. सही है? तुम अगर 1 गिलास पानी पौधे को दोगे तो आधे गिलास पानी के बराबर एप्पल बनाएगा. उतने की फोटो उल्टा है. फोटोसिंथेसिस में जितना पानी डालते हो उसका आधा यूज होता है, वो भी हम देख लेंगे. जैसे इसी को रिवर्स कर देंगे, फोटोसिंथेसिस हो. अभी देखो तो क्या क्या बनेगा. दिस इज टेकिंग प्लेस. ये कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. पहले साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट बनेगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में काम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया. अब इस प्रोसेस में क्या होगा बोलो? देखो 6CO2 और क्या होगा हर्षिता? चलो ये अच्छा बताएंगे. 12H2O और
और भी कुछ है कि बस इतना ही बस सही है। और इससे बहुत एनर्जी निकले, दैट इज 38 ATP एनर्जी। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल्स इज ए रेस्पिरेशन रिएक्शन। इन दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ ATP। ये सब हमारी बॉडी से निकल जाएगा, CO2 सांस से निकल जाएगा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन से यूरिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज कहाँ पे टूटना बोलो, इन सेल्स इज कॉल्ड, इसे श्वसन कहते हैं, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन रिएक्शन। इन दिस एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है एज 38 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जिट का मतलब निकलना, जहां से कोई चीज निकले। तुम सिनेमा हॉल में भी एग्जिट होता है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी भी थोड़ा बच गया है, वो एक और भी क्लास किसी दिन करेंगे, आप लोगों का हो जाए, एग्जाम से पहले कर लेंगे। इतना तैयार कर लो जितना कराया है, ये बहुत ज़रूरी है अगले चैप्टर के लिए। शाम को सिविक्स करेंगे और